क्या ये कोई सपना है? ये सवाल मेरे ज़हन में गूंज रहा था जब मैंने खुद को काले पानी के एक अनंत सागर के बीच खड़ा पाया। वह झील हर दिशा में फैलती चली गई थी। गहराई इतनी थी कि नीचे कहीं तारे सी चमकती रोशनियां झिलमिला रही थीं, जैसे आसमान के सितारे पानी में कैद कर दिए गए हों। मैंने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, अपने शरीर का वजन महसूस करने की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैं मौजूद तो हूं, पर असल में यहाँ नहीं हूं। फिर भी जब मैंने चलने की ठानी, तो मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़े, पानी के उस शीशे से शांत सतह पर बिना कोई आवाज किए। पता नहीं कितने पल बीत गए, मिनट या घंटे, यहाँ समय की कोई अहमियत नहीं थी। फिर अचानक मैं रुक गया। कुछ था वहां, लगभग 50 गज आगे, एक अकेला साया। वो एक औरत थी, पीठ मेरी तरफ, लेकिन उसका आकार मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। माँ, माँ, मेरे मुंह से बमुश्किल शब्द निकले, हैरानी और उम्मीद के बीच कांपती आवाज। मेरी आवाज सुनकर वो मुड़ी नहीं, बल्कि उल्टा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। रुको, मैंने पुकारा। माँ, क्या वो तुम हो? मैं दौड़ पड़ा पूरी ताकत से, मगर हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य रुकावट में फंस रहा हूं। वो जितनी दूर जाती, मैं उतना ही पीछे रह जाता। प्लीज मत जाओ, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज उस काले पानी में गूंजती रही। पर वो चलती रही, उसका आकार धुंधला पड़ता गया, जैसे पानी में घुली स्याही। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने पूरी तरह गायब हो जाने से पहले सिर्फ खाली हवा ही पकड़ी। मैं वहीं खड़ा रह गया, एक लंबे अनथीन सन्नाटे में। धीरे धीरे मैंने हाथ नीचे किया, और तब वो याद वापस आई। हमारी आखिरी सुबह की। वो रोज की तरह रसोई में थी, और मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। उसने कहा था, शाम को जल्दी आ जाना बेटा, साथ में डिनर बनाएंगे। मैंने सिर हिलाया, बस मोबाइल पर नजर गड़ाए, और निकल गया। वो मेरे साथ की उसकी आखिरी बात थी। मैंने होंठ दबाए दर्द से, और महसूस किया कि आंखों में आंसू भर आए हैं। तभी एक आवाज आई, मुलायम लेकिन अजीब सी गूंज लिए हुए, जैसे किसी और दुनिया से आती हो। पछतावे कितने कड़वे होते हैं, है ना? मैंने पलटकर देखा, मेरे पीछे एक और आकृति थी। वो एक औरत लग रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर चमकते सफेद प्रकाश से बना था, जैसे तारे की धूल से गढ़ी गई हो। तुम तुम कौन हो? मैंने घबराकर पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई, या शायद मुझे ऐसा लगा। पहचान कितनी उलझी चीज है ना? मायने ये नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, असली सवाल है कि तुम कौन हो, और अब क्या बन रहे हो। उसकी आवाज चारों तरफ से आ रही थी, एक ही वक्त पर कई दिशाओं से, जैसे हवा में कोई संगीत घुल गया हो। मैंने सवाल दाग दिया जो मेरे अंदर तब से जल रहा था जब से ये सब शुरू हुआ था। तो क्या तुम ही हो जिसने मुझे ये ताकत दी? वो संक्रमित लड़कियों को ठीक करने की? वो हंसी, एक गूंजती अनोखी हंसी। तुम्हें ताकत दी? नहीं आर्यन, ये तो तुम्हारे अंदर जन्म से बह रही थी। तुम चुने हुए लोगों में से एक हो, बस तुम्हारा रास्ता दूसरों से थोड़ा अलग है। दूसरे? मैं चौंका। मतलब और भी लोग हैं जैसे मैं? हाँ, जिनके पास वरदान हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कोई नहीं। वो और करीब आई, उसकी रोशनी अब काले पानी पर नाच रही थी। देखो, तुम इलाज नहीं कर रहे, तुम संक्रमित कर रहे हो। क्या? मैं हक्का बक्का रह गया। तुम्हारे भीतर जो वायरस है, वो बाकी सबसे ज्यादा पुराना और शक्तिशाली है। ये किसी छूने या हवा से नहीं फैलता। इसे फैलाने के लिए सबसे गहरा, सबसे नजदीकी जुड़ाव चाहिए, जिस्मों का मिलन, जीवन के सार के आदान प्रदान से। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। सिर हिलाई। तो हाँ, मैं उन्हें तुम्हारा वायरस बाकी वायरसों को निगल जाता है, एक शिकारी की तरह। इसलिए जो औरतें तुमने ठीक की हैं, वो अब तुम्हारे ही वायरस का हिस्सा बन चुकी हैं, दुल्हन के हिस्से। दुल्हन? मैंने दोहराया, जैसे ये नाम कहीं पहले सुना हो।
हाँ, ये हमेशा तुम्हारे साथ था, जन्म से। और अब समय आ गया है कि तुम और ये एक हो जाओ। मैंने जल्दी से पूछा, तो सिया, प्रिया और रिया क्या वो खतरे में हैं? वो चुप रही। मेरे सीने में दिल धड़कने लगा। बोलो, मैंने चिल्लाया। क्या वो ठीक हैं या नहीं? दुल्हन एक बेहद आक्रामक वायरस है, उसने कहा। तुम्हारा शरीर इससे सालों में तालमेल बैठा चुका है। लेकिन जिन औरतों को इसका अंश मिला है, उनके लिए ये सफर बेहद खतरनाक है। मतलब, उनका दिमाग तेज रीजेनरेशन और टूट-फूट की वजह से अस्थिर हो सकता है। वो हिंसक हो सकती हैं, याददाश्त खो सकती हैं, या पूरी तरह अपनी पहचान मिटा सकती हैं। नहीं, नहीं, मैंने बुदबुदाया। लेकिन उसने कहा, तुम उन्हें बचा सकते हो। कैसे? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। दुल्हन के अंदर एक स्थिरकारी तत्व होता है जो दिमाग को टूटने से बचाता है। जब तुम उनके साथ रहे, वो तत्व उनके अंदर गया, लेकिन वो रुकी। एक बार का संपर्क काफी नहीं होगा। मेरा दिल डूब गया। मतलब, उन्हें कई बार उसी तत्व की जरूरत पड़ेगी। तभी उनका शरीर दुल्हन के साथ सामंजस्य बना सकेगा। मैंने ठंडी सांस ली। तो तुम कहना चाहती हो कि? वो बोली, हाँ, उन्हें बार बार तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे संबंध की जरूरत होगी। ये पागलपन है, मैंने चीखते हुए कहा। वो मुस्कुराई, फैसला तुम्हारा है, आर्यन। या तो शर्म से पीछे हटो, या उन्हें मरते हुए देखो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने बालों में हाथ फेरा। मैं उन्हें कैसे बताऊं? कैसे कहूं कि मैंने उन्हें एक और वायरस दिया है, और अब जिंदा रहने के लिए? मेरी सांसें भारी हो गईं। अब उनके पास मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं। मैंने धीरे से पूछा, कितना वक्त है उनके पास? शायद कुछ दिन, या कुछ हफ्ते, वो बोली। पर होगा जरूर। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। क्या ये वायरस ही मुझे ताकत देता है? हाँ, उसने जवाब दिया। तो ये असल में है क्या? एक सत्ता जो बिना मेजबान के रह नहीं सकती। तो मुझे क्यों चुना? क्योंकि तुम सबसे नजदीकी जीवित मेजबान थे। बस। तो ये किस्मत नहीं थी, बस हादसा था। मैंने आखिरी सवाल पूछा। वो वायरस जो हमारी दुनिया में फैला, क्या वो प्राकृतिक था? नहीं, उसने कहा। वो यहां लाया गया था। किसने? तुम्हारी दुनिया का कोई नहीं। पर अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया, तो वो तुम्हें मार देंगे, और उन सबको भी जिनमें अब तुम्हारा अंश है। मेरा खून ठंडा पड़ गया। तुम कौन हो? मैंने फिर पूछा। किसके पक्ष में हो? वो मुस्कुराई, अब तुम्हें जगने का वक्त है। रुको, मैंने हाथ बढ़ाया, पर वो गायब हो गई। आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी। अब संक्रमित ही तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। सब तुम्हारी गंध से आकर्षित होंगे, और तुम्हें मारना उनका लक्ष्य होगा। आर्यन। मैंने झटका खाया, आंखें खोली। प्रिया मेरे ऊपर झुकी हुई थी, घबराई हुई। तुम जाग गए। भगवान का शुक्र है। मैंने चारों तरफ देखा, हम लाइब्रेरी में थे। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। क्या हो रहा है? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। संक्रमित, प्रिया बोली। वो लाइब्रेरी पर हमला कर रहे हैं। क्या? बाहर से जोरदार धमाके हो रहे थे। दीवारें कांप रही थीं। रिया कोने में खड़ी थी, उसका चेहरा डर से सफेद। ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मैं जानता था।
वो औरत, उसकी आखिरी बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अब सब तुम्हारी गंध से आकर्षित होंगे, तुम्हें मारने के लिए। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये हमला सिर्फ यूं ही नहीं था। वो हमें नहीं, मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने धीरे से कहा, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन कैसे? यही तो एकमात्र रास्ता है अंदर आने और बाहर जाने का। जो कभी सबके लिए सुरक्षित जगह थी, वही लाइब्रेरी अब मौत का पिंजरा बन चुकी थी। बाहर से संक्रमित इन्फेक्टेड लगातार दरवाजे पर प्रहार कर रहे थे। भारी लकड़ी के दरवाजे पर उनके मुट्ठियों और शरीरों की आवाज किसी भयानक ढोल की तरह गूंज रही थी। बीच बीच में उनकी दहाड़ और लकड़ी के टूटने की खड़खड़ाहट इस डर को और गहरा कर रही थी। हमने टेबल, कुर्सियां और बुकशेल्फ खींचकर दरवाजे पर लगा दी थीं। लेकिन यह बस कुछ मिनटों का सहारा था। आर्यन, नंदिनी ने मेरे कंधों को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के आर पार धंस गईं। होश में आओ। मैं पलकें झपकाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं दरवाजे को घूर रहा था, जैसे सम्मोहन में हो, देखते हुए कि हर प्रहार के साथ वह कैसे कांपता और झुकता जा रहा था। संक्रमित और भी उग्र हो चुके थे। उनके हमले अब किसी अजीब तालमेल में चल रहे थे। वह बैरिकेड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हाँ, मैंने जल्दी से सिर हिलाया, अपना बैग कंधों पर टांगा और खुद को इस दुःस्वप्न से बाहर खींचा। तुम ठीक कह रही हो। कमरे में अफरातफरी मची थी। कुछ विद्यार्थी कोने में सिमटकर रो रहे थे। कुछ बेतहाशा दीवारों को देख रहे थे, जैसे कोई जादुई दरवाजा खुल जाएगा। अब क्या करें? अनाया ने कांपती आवाज में कहा। उसका चेहरा इतना पीला था कि जैसे सारी जान निकल गई हो। वह रिया और नेहा के बीच खड़ी थी, डर से सहरती हुई। रिया की नजर मेरी नजरों से मिली। उसकी आंखों में भय था, पर कहीं गहराई में भरोसा भी। जैसे उसे यकीन था कि मैं कुछ करूंगा, कोई रास्ता निकालूंगा। मेरा दिल पसलियों से टकराने लगा। लाइब्रेरी तीसरी मंजिल पर थी। ऊंची छतें, पुराने लकड़ी के फर्श और लंबी खिड़कियां। पहले यही भव्यता स्कूल की शान हुआ करती थी। अब यही दीवारें कब्र की तरह लग रही थीं। मुख्य दरवाजा असंभव था। अगर किसी तरह हम बाहर भी निकलें, तो भी नीचे पूरा बिल्डिंग संक्रमितों से भरा था। खिड़कियों से नीचे झांका तो 3 मंजिल गहराई पर पत्थर का आंगन था, और वहां भी संक्रमित घूम रहे थे, जैसे भूखे गिद्ध आसमान से शिकार का इंतजार कर रहे हों। क्या हम यहीं मरने वाले हैं? लाइब्रेरी में? इस स्कूल की लाइब्रेरी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद को जोर देकर सोचने पर मजबूर किया। डर को किनारे रखो, रास्ता जरूर होगा। मेरी नजर ऊंची खिड़कियों पर गई, जिनका मोटा शीशा सालों की बारिश और आंधियों से नहीं टूटा था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। हमें नीचे नहीं, ऊपर जाना होगा। मैं बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ दौड़ा। पास की भारी लकड़ी की कुर्सी खींची, जिस पर स्कूल का निशान खुदा था। कुर्सी को सिर के ऊपर उठाया। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? प्रिया की आवाज गूंजी। मैंने जवाब नहीं दिया। पूरी ताकत से कुर्सी को शीशे पर दे मारा। धड़ाम! कांच कांपा। उस पर जाल की तरह दरारें फैल गईं, लेकिन टूटा नहीं। सारी नजरें अब मुझ पर थीं। किसी ने चीखते हुए कहा, ये पागल हो गया है क्या? मैंने कुछ नहीं सुना। दूसरी बार पूरी ताकत से झटका दिया। इस बार शीशा जोर से फटा। टुकड़ों की बारिश कमरे में बिखर गई।
मेरे हाथ पैर कट गए, खून की बूंदें टपकीं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा। विवेक मेरे पास आ गया। कोई प्लान है या बस गुस्से में शीशे तोड़ रहा है? मैंने उसकी ओर देखा। प्लान है। छत पर इमरजेंसी सीढ़ियां हैं। वही हमारी एकमात्र उम्मीद है। विवेक की आंखों में समझ की झलक आई। लेकिन ऊपर कैसे पहुंचोगे? मैंने खिड़की के बाहर देखा। लगभग 8 फीट ऊपर एक लोहे की संकरी जाली थी। मैं कूदूंगा। क्या तुम पागल हो? नहीं, बस अब और कोई रास्ता नहीं है। मैंने गहरी सांस ली, खिड़की के फ्रेम को पकड़ा और खुद को बाहर खींच लिया। ठंडी हवा ने मेरे कपड़ों को झकझोर दिया। नीचे संक्रमित घूम रहे थे। उनकी आंखें ऊपर उठी हुई, जैसे मेरी गिरावट का इंतजार कर रहे हों। मैंने ऊपर देखा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और जमीन से धक्का मारा। मेरा शरीर हवा में उठा। हाथों ने लोहे की जाली को थामा। दर्द की लहर उभरी, पर पकड़ नहीं छोड़ी। किसी तरह खुद को ऊपर खींच लिया। अंदर कंप्यूटर लैब थी। कांच से झांकते कंप्यूटरों की कतारें, सब बंद, धूल से ढनकी हुई। चलो, एक और शीशा तोड़ना पड़ेगा। मैंने बुदबुदाते हुए मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से मारा। ठाक कर शीशा चटक गया। दूसरे वार में बिखर गया। मैं अंदर घुसा। हाथ पैर खून से सने थे, पर जिंदा था। नीचे से विवेक की आवाज आई, आर्यन, रस्सी फेंक रहा हूं। 3 रस्सियां ऊपर आईं। जैकेट और ब्लेजर बांधकर बनाई गई। डकटेप और पर्दे के टुकड़ों से कसी हुई। सही है, मैंने कहा, अब सबको ऊपर खींचो। विवेक ने सिर हिलाया। नीचे सबकी नजरें ऊपर, डरी, थकी, उम्मीद से भरी। हमने एक एक कर सबको ऊपर खींचना शुरू किया। पहले विवेक, फिर नंदिनी, फिर प्रिया, रिया, अनाया, नेहा। सब कांपते हाथों से चढ़ते गए। लेकिन तभी धड़ाम, नीचे का दरवाजा टूट गया। संक्रमित अंदर घुस आए। चीखें गूंज उठीं। घबराहट, धक्का मुक्की, चीखें। किसी ने 2-2 लोग एक साथ रस्सी पकड़ ली। रुको, विवेक चिल्लाया, एक एक करके। पर बहुत देर हो चुकी थी। रस्सी का गांठ टूटी। स्नैप। 2 लोगों की चीखें हवा में गूंज उठीं। वो नीचे गिरे और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। सन्नाटा छा गया। सिर्फ नीचे से आने वाली गुर्राहट की आवाजें बाकी थीं। मैं जड़ होकर खड़ा था। कंधे कांप रहे थे। हमने उन्हें खो दिया था। समाप्त चीखें अब बस यादों में रह गई थीं। वो डरावनी, थरथराती हुई खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक लग रही थी। शायद कुछ मिनट हुए होंगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घंटों से हम उन आवाजों को सुन रहे हों। नीचे लाइब्रेरी में फंसे 10 लोग, जो हमारे बनाए गए अस्थायी रस्सी से ब्लेजर के जरिए ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, और अब संक्रमितों के झुंड ने आखिरकार उनकी आखिरी पनाह को तोड़ दिया था। कंप्यूटर लैब अब किसी कब्र जैसी लग रही थी। 20 लोग वहां बैठे थे, सबके चेहरों पर सन्नाटा। कुछ ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, ताकि उन मदद की पुकारों को न सुनना पड़े जो धीरे धीरे इंसानियत से ज्यादा राक्षसी बनती जा रही थीं। बाकी बस खाली निगाहों से फर्श को देख रहे थे, जैसे वो आवाजें उनकी आत्मा में दर्ज हो चुकी हों, शायद जिंदगी भर के लिए। मैं खिड़की के पास खड़ा था। हाथों से खून बह रहा था, टूटी कांच की धारों से कटा हुआ। लेकिन वो दर्द कुछ भी नहीं था उस मानसिक छवि के सामने जो मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। वो 2 चेहरे, वो डर,
वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ उठे हाथ और फिर संक्रमितों का झुंड उन पर टूट पड़ना है। मेरे गाल पर हल्की सी उंगली का स्पर्श हुआ। मैंने सिर घुमाया। सिडनी थी। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने कहा। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मेरा स्वर खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। सिडनी ने लंबी सांस ली। तुम फिर से ज्यादा सोच रहे हो, आर्यन। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, हर फैसले, हर शब्द, हर कदम का विश्लेषण करते रहते हो। एक हद तक प्यारा लगता है, लेकिन अगर ऐसे ही करते रहे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। वो उंगली से मेरे माथे को हल्के से ठोंकते हुए बोली, शायद तुम्हारा शरीर जिंदा रहेगा, पर दिमाग नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसकी सच्चाई महसूस की। सिडनी हमेशा व्यवहारिक रही थी, कभी कभी निर्दयी हद तक, लेकिन वो हमेशा सही होती थी। तुम सही कह रही हो, मैंने कमजोर सी मुस्कान दी। मैं फिर ज्यादा सोच रहा हूं। असल में मैं हमेशा से ऐसा था। वायरस से पहले, उस जागरण से पहले, जब दुनिया अब भी सामान्य थी, मैं वही इंसान था जो ज्यादा सोचकर खुद को रोक देता था। शायद इसी वजह से मैं कभी लोकप्रिय नहीं रहा, न किसी त्वरित फैसले में सफल। जिन्हें हम खो चुके उन पर नहीं, जिनकी जान बची उन पर ध्यान दो। सिडनी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, फिर कमरे में इशारा किया। देखो। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। 20 लोग जो अब भी जिंदा थे, मेरी बनाई योजना की वजह से। हाँ, वो सही थी। हर किसी को बचाना मुमकिन नहीं था। मैं कोई सुपरहीरो नहीं था, बस एक इंसान जिसे हालात ने मजबूर कर दिया था। और सच्चाई ये थी कि मैं शुक्रगुजार था कि इस बार वो लोग नहीं मरे जिन्हें मैं वाकई चाहता था। अब क्या करें, किसी ने धीरे से पूछा। तभी टोबियास बोला, रूफटॉप पर इमरजेंसी सीढ़ियां हैं। वहीं से नीचे उतरेंगे, फिर पार्किंग लॉट में जाकर कारें ढूंढेंगे और निकल जाएंगे। किसी ने पुकारा, वाह, बढ़िया प्लान है। कुछ और लोगों ने सहमति जताई। लेकिन लियू मेई, अब प्रिया, बोली, अगर तुम्हारे पास हम सबके लिए कारें और चाबियां हैं, तभी तो। सभी चुप हो गए। सौभाग्य से सिडनी की कार और डायरेक्टर की गाड़ी हमारे पास थीं, हमारे समूह के लिए काफी। मेरे पास अपनी कार है, टोबियास ने कहा। मेरे पास भी, किसी और ने जोड़ा। हमारा छोटा समूह तैयार था। मैं, आर्यन, सिडनी, सिया, रेबेका, एलिना, क्रिस्टोफर, अलीशा, डेजी, जेसन और सिंडी, कुल 10 लोग। अब चलना होगा, मैंने कहा। बिल्कुल, सिडनी बोली। इन अमीर बिगड़े बच्चों के साथ और नहीं रहना। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि बाकी सब सुन सकें। कुछ चेहरों पर नाराजगी साफ दिख रही थी। रुको, तुम जा कहाँ रहे हो, टोबियास चिल्लाया। हम जा रहे हैं, एलिना, रिया ने शांत स्वर में कहा। टोबियास ने ताना मारा, क्या तुम्हारे पास कारें हैं भी? एलिना की नीली आंखों में ठंडक थी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम संक्रमित हैं ना? तुम लोगों से दूर ही रहेंगे, कहीं तुम्हें छूकर गंदे न कर दें। कमाल की बात कही उसने। टोबियास के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस कहा, चलो, और दरवाजा खोला। गलियारे में 7 संक्रमित थे। उनके शरीर अजीब झटकों में हिलते हुए, मानो किसी और दुनिया की धुन पर चल रहे हों। 7, मैंने कहा, पर सीढ़ी बस 10 मीटर आगे है। इतने कम रास्ते में कैसे लड़ेंगे, सिंडी ने पूछा। हम नहीं लड़ेंगे, मैंने कहा। फिर मैंने एक मोटी किताब उठाई, शायद किसी फिजिक्स की। दरवाजे से झांककर मैंने सही वक्त देखा, फिर पूरी ताकत से किताब फेंक दी। वो दीवार से टकराई, धमाके की आवाज गूंजी और सारे संक्रमित आवाज की दिशा में भागे। भगवान का शुक्र है, ये मूर्ख हैं, मैंने बुदबुदाया।
अब भागो, मैंने कहा, तेज और चुपचाप। हम सब दौड़ पड़े। मैं सबसे आगे था। दरवाजा खोला, सबको अंदर आने दिया और आखिर में खुद घुसकर दरवाजा बंद किया। ऊपर की ओर जाते हुए रेबेका बोली, क्या छत साफ है? पहले ही साफ की थी, क्रिस्टोफर ने कहा। मैंने रूफटॉप का दरवाजा खोला। ठंडी सुबह की हवा चेहरे से टकराई। कितना अच्छा लगा वो एहसास, आजादी का। अब डायरेक्टर की गाड़ी ढूंढनी है, सिडनी ने कहा, अपनी चाबी दिखाते हुए। अगर हम चाबी का अलार्म बटन दबाएं तो कार की आवाज से पता चल जाएगा, सिया, एमिली ने कहा। सही, सिडनी बोली, पहले नीचे उतरते हैं। लेकिन तभी, रुको, डेसमंड चिल्लाया। वो दरवाजे पर खड़ा था, पीछे बाकी बचे 20 लोग, सबके चेहरों पर डर और हताशा। हमारा इंतजार करो, उसने कहा। मैंने बस गहरी सांस ली। अब ये भी यहीं थे, वही भीड़, वही डर, वही अराजकता जिससे हम बचना चाहते थे। रुको, हमारा इंतजार करो, करण चिल्लाया, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जैसे हमें शांत करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे बस चिढ़ महसूस हुई। मेरे सामने खड़े इन ड्रेस में चेहरों की भीड़ को देखकर मेरा मन बस यही कह रहा था, यही तो मैं टालना चाहता था। हमारा छोटा, संभलने योग्य ग्रुप अब बदल चुका था। डरे हुए किशोरों और जवान लोगों की एक भीड़ में। हर किसी की अपनी राय, अपनी डर, अपने एजेंडा। और सबसे खराब बात, किसी में भी एकता नहीं। हमें तुम्हारा इंतजार क्यों करना चाहिए? नंदिनी ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। उसकी नजरें करण पर टिक गईं। मेरा मतलब, हम सबको तो साथ रहना चाहिए, है ना? करण असहज होकर हिला, जैसे उसकी आवाज खुद उसके गले में अटक गई हो। नहीं, अब हम साथ नहीं हैं, नंदिनी ने ठंडे लहजे में कहा। तुम लोगों ने हमें कूड़े की तरह फेंक दिया था, जबकि रिया बिल्कुल संक्रमित नहीं थी। उसकी नजरें सीधे टोबियास और उसके साथियों पर गईं। तुमने हमें अलग कर दिया। अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसके हाथ अनायास ही उस पट्टी पर चले गए जहां उसे पहले चोट लगी थी। हम अपने दम पर ज्यादा सुरक्षित हैं, नंदिनी ने कहा। तो जब तक हम यहाँ हैं, दूर रहो। लेकिन टोबियास अभी हार मानने वाला नहीं था। ये बात उस बारे में नहीं है, उसने कहा। तुम लोगों को वो रेडियो मिला है ना? सिया ने बाहें मोड़ लीं। तो क्या हुआ अगर मिला है? वो रेडियो सबका है, टोबियास ने ठंडे लहजे में कहा। तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। वो हम सबकी जान बचा सकता है, तुम्हें ये फैसला अकेले लेने का कोई हक नहीं। मुझे उस पर गुस्सा आया। जिसने कभी उंगली तक नहीं उठाई, वो अब हमें हक जताकर धमका रहा था। रिया का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या मजाक है ये? रिया चिल्लाई। हमने अपनी जान दांव पर लगाई थी उसे लाने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा है। उससे फर्क नहीं पड़ता, टोबियास ने तुच्छता से हाथ लहराया। वो सबका है। अगर तुम लोग अलग जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन रेडियो यहीं रहेगा। ये हरामी, विवेक बड़बड़ाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। इससे पहले कि वो कुछ करे, स्कॉट आगे बढ़ा, चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए। तुमने सुना न? उसने कहा, अब उसे दे दो। वरना क्या? अलिशा ने आगे बढ़ते हुए पूछा। वरना हम खुद ले लेंगे, स्कॉट ने दांत दिखाते हुए कहा। हम लोग ज्यादा हैं, और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम लोग नीचे वैसे भी मरने वाले हो, तो तुम्हारे पास वो रेडियो रखकर क्या फायदा? नहीं। मेरे मुंह से ये शब्द अपने आप निकले, उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त लहजे में। तुम रेडियो नहीं ले रहे। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं।
अगर तुम्हें इतना शौक है उस रेडियो के जरिए बचने का, मैंने कहा, तो चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। स्कॉट का चेहरा तमतमा उठा। क्या कहा तूने? वो आगे बढ़ा, अपनी ऊंचाई का रौब झाड़ते हुए, जैसे मुझे डराने आया है। दोबारा बोल। मैंने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा, रेडियो हम नहीं देंगे। और अगर तुम्हें चाहिए तो हमारे पीछे कुत्ते की तरह चलना पड़ेगा। वो मुस्कराया, एक विकृत हिंसक मुस्कान के साथ, और फिर उसने घूंसा मारा। उसका मुक्का मेरे चेहरे की ओर आया, लेकिन मैंने सिर बस थोड़ा सा झुका दिया। उसका हाथ हवा में फिसल गया। उस पल में जैसे वक्त थम गया हो, वो पूरा झुका हुआ, असंतुलित और मेरी पहुंच में था। क्राक। उसकी नाक टूटने की आवाज रूफटॉप पर गूंज उठी। मेरा मुक्का सीधे उसकी नाक पर लगा और वो पीछे की ओर उड़ गया, खून के साथ जमीन पर गिरते हुए। चारों ओर सन्नाटा। हर कोई मेरी ओर देख रहा था, हैरान, डरे हुए, शायद थोड़े प्रभावित भी। यहाँ तक कि विवेक भी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मैं लड़ाई करने नहीं आया, मैंने कहा, खून से सनी मुट्ठी नीचे करते हुए। और मैं किसी की मौत नहीं चाहता। लेकिन वो रेडियो हमारा है, क्योंकि उसे पाने के लिए हमारी जान दांव पर थी। हमने लगभग मर ही गए थे उसके लिए। रिया लगभग मरी थी उसके लिए। और उसने कुछ खोया था, बहुत कीमती। अगर तुम्हें लगता है तुम हमारे साथ चल सकते हो तो आओ, मैंने आगे कहा, लेकिन अगर रास्ते में तुम संक्रमित हो गए तो हम वापस नहीं आएंगे। टोबियास की टीम पीछे हट गई। मेरे शब्दों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। तू तू हरामी, स्कॉट ने लड़खड़ाते हुए कहा, उसका चेहरा खून में सना हुआ था। मैं तुझे मार दूंगा अगर फिर से मेरी ओर बढ़ा, मैंने ठंडे स्वर में कहा, तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, ताकि जब कोई संक्रमित आए तो तू भाग भी न सके। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो पीछे हट गया। बाकी सब चुप थे। चलो, मैंने कहा, मुड़ते हुए। हमारा यहाँ कोई काम नहीं। हम नीचे उतरने लगे, फायर एस्केप की सीढ़ियों से, जहां नीचे साया पसरा था। विवेक, तू आगे चल, मैंने कहा। ठीक है, उसने सिर हिलाया। सिया, रिया और मैं सबसे आखिर में रहेंगे, मैंने कहा। वो दोनों मुझे अजीब नजरों से देख रही थीं। सिया के चेहरे पर सवाल था, रिया की आंखों में हल्की चिंता। पर मैं उन्हें सच्चाई नहीं बता सकता था। वो सपना, वो चेतावनी, दुल्हन वायरस मुझ में था, जो संक्रमितों को मेरी ओर खींचता था। अगर हम पीछे रहते तो बाकियों के पास बचने का मौका होता। यह एक गणना की हुई कुर्बानी थी, और मैं इसके लिए तैयार था। हम नीचे उतर गए। तभी ऊपर से एक आवाज आई, क्या तुम थोड़ी जल्दी कर सकते हो? हमने ऊपर देखा। सफेद कोट पहने, चश्मा लगाए, मिस आइवी खड़ी थीं, स्कूल की नर्स। उसकी पोशाक अब भी साफ थी, जैसे उसने कभी डर या गंदगी को छुआ ही न हो। उसके हाथ में स्टाफ कार्ड था। भगवान का शुक्र है, मैंने सोचा। अब हमें दीवार फांदकर निकलने की जरूरत नहीं थी। आपके पास कार्ड है? रेबेका ने पूछा। हाँ, आइवी ने कहा, कार्ड दिखाते हुए। तो फिर हम सब साथ चलेंगे, सिया ने कहा। आइवी ने सिर हिलाया। मेरी कार पता है कहाँ है, नंदिनी ने कहा। लेकिन डायरेक्टर की कार शायद दूर हो। हमें ग्रुप बांटने होंगे। ठीक है, मैंने हाथ बढ़ाया। नंदिनी ने चाबियां मेरे हाथ में रख दीं। मैं सिया और रिया को अपने साथ रखूंगा, मैंने कहा। वो दोनों मुझे देखती रहीं। एक जिज्ञासा, एक विश्वास। उन्हें नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पर वो मुझ पर भरोसा करती थीं। अलिशा ने शक से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली।
मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी, रेबेका ने कहा। मैं नंदिनी की कार में जाऊंगा, विवेक ने कहा। मैं भी, सिंधी ने जोड़ा। मैं मैं डेजी हिचकिचाई। अलीशा ने मुस्कराकर उसका कंधा थामा। तू मेरे साथ चलेगी, ठीक है। सब तय हो गया। तभी एक धीमी आवाज आई। हूँ, यहाँ नीचे तो बदबू आ रही है। हम सबने मुड़कर देखा। छाया से एक आकृति उतर रही थी, सुहानी, अपनी शांत चाल और तीखी नजरों के साथ। ऐसे मत देखो, उसने कहा, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। मुझे तुम्हारे ग्रुप पर ज्यादा भरोसा है, उन बेवकूफों से ऊपर वालों पर नहीं। तो फिर तुम मिस आइवी की कार में जाओगी, अलीशा ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आइवी ने जवाब दिया। रुको हमारे लिए, करण ने पुकारा, अपने हाथ हवा में उठाते हुए जैसे सबको शांत करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे भीतर ही भीतर गुस्सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे धैर्य की आखिरी हद को छू लिया हो। पूरी छत पर फैले इस बड़े ग्रुप को देखते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया, यही तो मैं नहीं चाहता था। हमारा छोटा, संभलने लायक ग्रुप अब एक डर से भरे, बिखरे हुए झुंड में बदल चुका था, किशोरों और जवान लोगों का एक भीड़ भरा समूह, जिनके पास अपने अपने डर, अपने अपने मकसद और कोई भी एकता नहीं थी। हमें तुम्हारा इंतजार क्यों करना चाहिए, नंदिनी ने तीखे स्वर में कहा, उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। हम सब एक साथ हैं, है ना? करण उसकी नजरों के सामने सहम गया। उसका चेहरा जैसे बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। नहीं, हम साथ नहीं हैं, नंदिनी ने ठंडे लहजे में कहा। तुम लोग हमें कचरे की तरह फेंकने को तैयार थे, जबकि रिया बिल्कुल संक्रमित नहीं थी। उसकी नजरें पीछे खड़े छात्रों पर गईं, जो टोबियस के पीछे छिपे हुए थे। तुमने हमें दूर कर दिया था, तो अब नहीं, अब हम साथ नहीं हैं। मैंने देखा, रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने अनजाने में अपना हाथ अपनी बाह पर ले लिया, जहां पहले पट्टियां बंधी थीं। हम अकेले बेहतर रहेंगे, नंदिनी बोली। तो जब तक हम यहाँ हैं, तुम दूर रहो। लेकिन टोबियस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मामला वो नहीं है, उसने कहा, तुम्हें रेडियो मिला, है ना? तो क्या, सिया ने बाजू मोड़कर जवाब दिया। वो रेडियो हम सबका है, टोबियस बोला। तुम इसे अपने लिए नहीं रख सकते, ये सबकी जिंदगी बचा सकता है। इस आदमी की हिम्मत तो देखो। वो जो हमारी मदद तक नहीं करता था, अब कह रहा था कि रेडियो सबका है। रिया की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसके मुट्ठियां इतनी कस गईं कि पोर सफेद पड़ गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो फट पड़ी। हमने अपनी जान दांव पर लगाई इसे पाने के लिए। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी हक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, टोबियस ने तुच्छता से कहा, जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। अगर तुम अलग जाना चाहती हो, जाओ, लेकिन रेडियो यहीं रहेगा। ये कमीना। विवेक ने बुदबुदाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उससे पहले कि विवेक कुछ कर पाता, स्कॉट आगे बढ़ा, होठों पर घटिया मुस्कान के साथ। तुमने सुना ना, उसने कहा, रेडियो दे दो। वरना क्या, नेहा आगे बढ़ी, ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए। स्कॉट मुस्कराया, दांतों की पूरी कतार दिखाते हुए। वरना हम खुद ले लेंगे। हम तुम्हारे मुकाबले ज्यादा हैं। और वैसे भी तुम नीचे जाकर मर ही जाओगे, तो रेडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं। मेरे मुंह से शब्द उम्मीद से ज्यादा ठंडे निकले, हवा को काटते हुए। तुम इसे वापस नहीं ले रहे हो। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। अगर तुम्हें इतना शौक है कि रेडियो से बचना है, मैंने टोबियस की आंखों में देखते हुए कहा, तो हमारे साथ चलो, पीछे से। क्या कहा तूने, स्कॉट की आवाज जैसे जहर टपका रही थी।
वो मेरे करीब आया, कद में मुझसे लंबा, डराने की कोशिश करता हुआ। फिर से बोल। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। मैंने कहा, रेडियो नहीं मिलेगा। और अगर बहुत चाहिए तो हमारे पीछे पीछे आना, जैसे कुत्ते आते हैं। उसका चेहरा मरोड़ खा गया और अगले ही पल उसका मुक्का मेरे चेहरे की तरफ उड़ा। मुझे बच जाना चाहिए था, लेकिन अब गुस्सा मेरे बस में नहीं था। मैंने सिर हल्का झुकाया, उसका मुक्का मेरे कान के पास से गुजर गया, हवा मेरे बालों को छूती हुई। वो आगे को झुका, पूरा संतुलन खो बैठा, और उसी पल मेरा मुक्का उसके चेहरे पर जा लगा। क्रैक। उसकी नाक टूटने की आवाज जैसे गोली की तरह गूंज उठी। वो पीछे की ओर उड़ गया, खून से लथपथ। पूरा ग्रुप सन्न रह गया। यहाँ तक कि विवेक भी कुछ पल हैरान रहा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। मैं लड़ाई के लिए नहीं आया, मैंने कहा, अपने खून सने हाथ को नीचे करते हुए। लेकिन रेडियो हमारा है, क्योंकि हमने इसे अपनी जान पर खेलकर पाया है। हम इसके लिए लगभग मर ही गए थे। रिया तो वाकई मरते मरते बची थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर चाहो तो हमारे पीछे आओ, लेकिन अगर कोई ज़ॉम्बी तुम्हें पकड़ ले तो हम पलटकर नहीं आएंगे। उनके चेहरों पर भय साफ दिख रहा था। शायद अब उन्हें समझ आया कि ये कोई स्कूल ड्रामा नहीं था, ये मौत का खेल था। टोबियस बस घूरता रह गया। वो राजनेता का बेटा था, उसे आदत थी कि पैसों और रुतबे से सब सुलझ जाता है। लेकिन यहाँ इस बर्बाद दुनिया में मायने सिर्फ ताकत का था। तू तू हरामी, स्कॉट बड़बड़ाया, उसका चेहरा खून में भीगा हुआ। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं ठंडे स्वर में बोला। अगर दोबारा मेरी तरफ आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ताकि जब संक्रमित आए तो भाग भी ना सके। उसकी आंखों से डर टपक पड़ा। चलो, मैंने कहा, मुड़ते हुए। हम नीचे की ओर बढ़े, इमरजेंसी सीढ़ियों से। नीचे अंधेरा था, पर हर कदम पर हमें उम्मीद थी। विवेक, तू आगे जा, मैंने कहा। ठीक है, उसने सिर हिलाया। प्रिया, रिया, तुम दोनों मेरे साथ आखिर में रहना, मैंने कहा। वो दोनों मुझे देखती रहीं, एक के चेहरे पर जिज्ञासा, दूसरी के चेहरे पर चिंता। उन्हें मैं ये नहीं बता सकता था कि क्यों, क्योंकि वो सपना, वो डुल्हान वायरस की चेतावनी, अब हकीकत बन रही थी। संक्रमित मुझे सूंघ सकते थे, मेरी उपस्थिति उन्हें खींचती थी। और अगर मैं पीछे रहूं तो बाकी सबको बचने का मौका मिलेगा। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। तभी एक नई आवाज ऊपर से आई। क्या तुम लोग जरा जल्दी कर सकते हो? सबने ऊपर देखा, वहां मिस आइवी खड़ी थीं। उनका सफेद नर्स यूनिफॉर्म अब भी साफ था, जैसे ये तबाही उन्हें छू ही नहीं सकी। वो हमारी तरफ झुकीं और बोलीं, मेरे पास गाड़ी है। सभी की सांसों में थोड़ी राहत आई। कम से कम अब निकलने का रास्ता था। जैसे ही मैंने मोटर बाइक को पार्किंग लॉट की उस दहशत से बाहर निकाला, हवा मेरे चेहरे से टकराई, धुएं की सड़ी हुई गंध और किसी और भी भयानक चीज की बू साथ लिए हुए। लेकिन निकलने से पहले मैंने पीछे देखा, और जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे इतने जोर से ब्रेक दबाने पर मजबूर कर दिया कि बाइक लगभग फिसल गई। उसी गेट से जहां से हम निकले थे। टोबियस बाहर आ रहा था, अपने पीछे पूरे बचे हुए स्कूल के बच्चों के साथ। करीब 15 से भी ज्यादा लोग, सबकी चाल डरी हुई, हाथों में जो मिला वही हथियार, रॉड, चाकू, टूटी हुई कुर्सियों के पैर। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इतना बड़ा समूह, हर कदम, हर फुसफुसाहट, हर छोटी सी सांस तक संक्रमितों के लिए भोजन की घंटी थी। मैं देख सकता था कि संक्रमित छायाओं की तरह कारों के बीच से निकल रहे थे, उनकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। फिर भी
तोबियस और बाकी बच्चे पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। मैं चिल्लाया, हे! तोबियस मेरी ओर मुड़ा। आश्चर्य उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैं अकेला मोटरसाइकिल पर अंधेरे में खड़ा। मैंने बिना समय गवाए डायरेक्टर की कार का की फॉब निकाला और पूरे जोर से उसकी ओर फेंक दिया। छोटी सी चाबी हवा में घूमते हुए सीधे उसके हाथों में जा गिरी। किसी ने कुछ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। एक हल्की सी सिर हिलाकर अलविदा कहा और मैंने इंजन घुमा दिया। बाइक आगे उछली और मैं उन्हें उस नर्क को पीछे छोड़ता गया। न्यूयॉर्क मौत का शहर। मेरे पीछे लेक्सिंगटन स्कूल का साया छोटा होता गया और न्यूयॉर्क सिटी सामने फैल गई, जैसे कोई जिंदा सांस लेता हुआ नर्क। स्ट्रीट लाइट्स टूट टूट कर झपक रही थीं। हर चौराहे पर छोड़ी हुई कारें दरवाजे खुले जैसे चीख रही हों। पीली टैक्सियां, जो कभी इस शहर की पहचान थीं, अब छुपी हुई मौतों की मांद बन चुकी थीं। ऊंची ऊंची इमारतों के शीशे टूटे हुए, कुछ में हल्की आग, कुछ में अंधेरा, कुछ की खिड़कियों में हिलते हुए साए। वो संक्रमित जो ऑफिसों में, घरों में उसी दिन के अंदर फंस गए थे, अब भी बिना मतलब घूम रहे थे। सबसे बुरा था आवाजें। शहर जो कभी नहीं सोता था, अब दर्द में चिल्ला रहा था। कहीं दूर से चीखें, कहीं धातु के गिरने की आवाज, कहीं ऐसा लगता जैसे कोई रो रहा हो। मैंने पीछे देखकर स्कूल की तरफ से आने वाले शोर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लड़ाई की आवाजें, चीखें। मैं जानता था कि इतने बड़े समूह के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। काफिला मिल गया। काफी देर बाद मुझे सड़क के दूसरे सिरे पर कारों की रोशनी दिखी। नंदिनी की कार आगे, उसके पीछे मिस इवी की सफेद सेडान, और मेरे अंदर राहत की एक लहर दौड़ गई। कम से कम वो सब जिंदा थे। हे! विवेक ने नंदिनी की खिड़की से झुककर मुझे देखकर चिल्लाया, ये बाइक कहाँ से मिल गई? पार्किंग से, मैंने जवाब दिया। नेहा ने चिंतित होकर कहा, तुम कार में क्यों नहीं बैठ रहे? बाइक खतरनाक है। वो सही कह रही थी, लेकिन मेरे लिए बाइक जरूरी थी। मैं बाइक ही रखूंगा, मैंने कहा। मूवमेंट काम आएगा। अगर कभी अलग होना पड़ा या रास्ता ब्लॉक मिला, ये बाइक हमें बचा सकती है। और सच्चाई ये थी। मेरी बदली हुई हालत दुल्हन वायरस दूसरों के लिए खतरा बढ़ाती थी। बाइक पर रहना ही बेहतर था। हम कहाँ जा रहे थे? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने पूछा। नेहा ने सांस लेते हुए कहा, मिस इवी ने एक छोटे शहर का नाम बताया है, 2-3 घंटे दूर। आबादी कम थी तो संक्रमित भी कम होंगे। मैंने सिर हिलाया। ये अच्छा प्लान है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहना तो खुदकुशी थी। एक छोटा कस्बा, कम लोग, कम खतरा। शायद वहां हमारी नई शुरुआत हो सकती थी। जब तक इस स्टोरी पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं नेक्स्ट सेशन अपलोड नहीं करूँगी। यह सेशन 1 सेंट कंप्लीट होता एच। लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब कर लो जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।